भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या पर सड़क से लेकर सदन तक उबाल। भाजपा और आजसू पार्टी के रांची बंद का व्यापक असर। रक्षा राज्य मंत्री भी सड़क पर उतरे। विधानसभा में भाजपा नेता की हत्या मामले पर विपक्ष दिखा हमलावर। विधि व्यवस्था पर सरकार को बताया फेल। बजट सत्र का आज आखिरी दिन। मुख्य सचिव ने राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेकर की बैठक। ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश। निर्माण बाधाओं को दूर करने की दी हिदायत। और छत्तीसगढ़ में आयोजित वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 9 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज समापन। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ झारखंड 18वें पायदान पर। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में भाजपा और आजसू पार्टी ने आज रांची बंद बुलाया है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर में काफी कम संख्या में वाहन चल रहे हैं और अधिकांश दुकानें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का खासा असर देखा जा रहा है। रांची के अधिकांश स्कूल भी आज बंद हैं। बंद समर्थकों के साथ रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी सड़क पर उतरे और विधि व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को विफल बताया। कई अन्य संगठनों ने भी हत्या के विरोध में आज रांची बंद बुलाया है। कई संगठन बंद का समर्थन भी कर रहे हैं। दौर चल रहा है, चोरी डकैती और हद हो गया है इस अपराध के खिलाफ। आप देखो, यहाँ कोई राजनीतिक सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्योगपति सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, आम लोग नहीं सुरक्षित हैं। तो उसकी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है। तभी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली ही सरकार, जो जंगल राज 2, जंगल राज 1 हमने देखा था 1990 में लालू का, ये जंगल राज 2 जिसमें अपराध कर्मियों का हौसला बढ़ा हुआ है। तभी हम सब सड़क पर उतरकर आज विरोध कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर बंद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है। कार्यकर्ता सड़कों पर टायर जलाकर शहर के विभिन्न इलाकों में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर फेल बता रही है। बंद का असर शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। भाजपा और आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर कांके समेत कई इलाकों की सड़कें जाम कर दी हैं। इधर पुलिस ने बंद के मद्देनजर एहतियातन भाजपा के प्रतुलनाथ शाहदेव समेत कई नेताओं को उनके घर से गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता अनिल टाइगर की कल शाम रांची के कांके चौक स्थित एक झोपड़ी नुमा होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्या के समय अनिल टाइगर होटल में बैठे थे। इसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंचे और अनिल टाइगर के सिर में गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सुदेश कुमार महतो समेत कई नेता रिम्स पहुंचे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इधर इस हत्या में शामिल रोहित वर्मा नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालिया दिनों में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद भाजपा, आजसू पार्टी, जेकेएलएम समेत अन्य संगठन अब आर पार की मुद्रा में है। हत्या के विरोध में कल भी जगहों पर प्रदर्शन हुआ। भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी ने राज्य में खराब होती विधि व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं
सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज अनिल टाइगर की हत्या मामले को भाजपा ने जोरदार तरीके से उठाया और सरकार को विधि व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:55 तक के लिए स्थगित कर दी है। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। लेकिन क्या कारण हो रहा है मान्यवर कि पी सेंटर आज पूरे राज्य में हजारीबाग बना हुआ है? क्या कारण इस बात का हो रहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयां की जा रही है? ये राज सबका है, ये राज अकेले इनका नहीं है मान्यवर। ये राज इनके भरोसे में नहीं छोड़ सकते मान्यवर। ये राज की विधि व्यवस्था भंग कर रहे हैं। ये राज के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12:55 तक स्थगित की जाती है। भाजपा ने विधानसभा परिसर में भी अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, ये हत्यारी सरकार नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हत्यारी सरकार हाय 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 हाय। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। श्री सेठ ने रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। साथ ही कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए श्री गडकरी को आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। केंद्रीय मंत्री अप्रैल में इस कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री ने श्री गडकरी को रांची लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में भी बातचीत की। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल रांची में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सड़क परियोजनाओं की गति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया। इस समीक्षात्मक बैठक में यह बात सामने आई कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा जमीन के मुआवजा भुगतान की है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिसके कागजात नहीं मिल रहे हैं उस जमीन को सरकारी मानकर काम शुरू कर दिया जाए। बाद में कागजात के साथ अगर दावा सामने आता है तो उसका मुआवजा भुगतान करें। राजभवन में कल आयोजित रात्रि भोज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई मंत्री शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा के बजट सत्र के उपलक्ष्य में यह रात्रि भोज का आयोजन किया था। साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया गांव में एक सप्ताह के भीतर फाल्सीपेरम मलेरिया से 6 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के बसहा पंचायत स्थित नागर भिट्टा आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया गांव में एक सप्ताह के भीतर फाल्सीपेरम मलेरिया की चपेट में आने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 5 बच्चों की मौत पहले ही हो गई थी। वहीं इलाज के क्रम में बुधवार को एक बच्ची प्रमीला पहाड़िन की मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि समय पर इलाज और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज सदर अस्पताल साहिबगंज में जारी है। सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ फरोग हसन ने बताया कि सभी बच्चे फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रसित पाए गए हैं। 2 बच्चों को खून की भी आवश्यकता है। मलेरिया से ग्रसित बच्चे हमारे पास एडमिट हुए हैं और सभी बच्चे
फैंसीपेरम मलेरिया से ग्रसित हैं। उसमें से 2 बच्चों को ब्लड की भी आवश्यकता है, जो हमने एडवाइस भी किया है, और बाकी 2 बच्चे को मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको दिया जा रहा है। साहिबगंज के आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हैं। सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया ने भी स्वीकार किया है कि सुगम आवागमन के साधन नहीं होने से एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में देर हो जाती है। 20 केस का ब्लड का एग्जामिन किया, जिसमें 18 केस जो है पॉजिटिव पाए गए मलेरिया से। फिर 24 तारीख को मैंने टीम बनाई, 3 टीम बनाई और 7 गांव में टोटल उन्होंने मलेरिया के लिए कवर किया, जांच ऊँच किया, जिसमें नगर भिट्ठा में करीब 37 केस जो है फिर पॉजिटिव आए। उन सभी लोग का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अभी सभी स्वस्थ हैं। इधर पहाड़िया समुदाय के बच्चों की मौत पर भाजपा ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि साहिबगंज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। जब वहां स्वास्थ्य सुविधा की ऐसी स्थिति है तो बाकी राज्य का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री के हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले से मामला जुड़ा होने के कारण बच्चों की मौत का मामला सुर्खियों में है और भाजपा सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित धनराशि जारी करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अनियमितता को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। ईद में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इसे यादगार बनाने में हर कोई जुटा है। ऐसे में राजधानी रांची के बाजार ईद के रंग में रंग गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रांची के मेन रोड और अपर बाजार में इस बार ईद के मौके पर शॉपिंग करने के लिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ी हुई है। कपड़े, जूते, चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट, इत्र और सेवई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ दिख रही है। यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, बहुत अच्छा जो भीड़ भड़ाका और सारा जो है तैयारियाँ, बहुत अच्छा से तैयारियाँ हो रही है यहाँ पे। खास तौर पर महिलाएं और युवा अपनी पसंद के नई फैशन ट्रेंड के कपड़े और एक्सेसरीज खरीदने में व्यस्त हैं। पिछले बार से ज्यादा अच्छा इस बार लग रहा है। सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है और सबका अलग अलग रेट है। जो जैसा है वो वैसा टाइप का सामान ले रहे हैं। लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, और अतर का खास तौर पर अतर का बिक्री जो है वो मेरे पास ज़्यादा है। ईद को मुस्लिम समाज के लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग समेत हर वर्ग ईद को लेकर खासे उत्साहित हैं। ईद खुशियों का एक पैगाम लेकर आती है और ईद के जरिए से भाईचारे का, मोहब्बत का, अमन व अमान का, शांति का पैगाम दिया जाता है। ईदी हमको मिलता है, अप्पी, पापा, मम्मी लोग देती है हमको ईदी मिलता है। हम जाते हैं घूमने, यहाँ तो बाजार में है रौनक अच्छा से। ईद में घूमने जाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और झूला झूलते हैं, फिर खिलौना खरीदते हैं, फिर खाते हैं। बाजारों की रौनक और ग्राहकों की भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार ईद की खुशियां और भी खास होने वाली हैं। सहयोगी सौरभ के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में 2 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह फिलहाल सामान्य के आसपास ही है। आगामी 1 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़ में आयोजित फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में देश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज दिल्ली में समापन होगा। इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ झारखंड 18वें पायदान पर रहा। पैरा गेम्स और खेल से जुड़ी अन्य खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। पदक तालिका में हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर है, जबकि तमिलनाडु 26 और उत्तर प्रदेश 22 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच IPL 2025 का 7वां मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय सेपक टकरा टीम को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी है। सेपक टकरा विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक लाने पर भी टीम की सराहना की। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य की खेल नीति के तहत लिया गया है। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2024 के लिए सीधा क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले में बोलीविया और उरुग्वे के बीच ड्रॉ होने के बाद अर्जेंटीना को टूर्नामेंट का टिकट मिल गया। कारगिल के लिंकीपाल स्की स्लोप पश्चिम में जिला तंबाकू मुक्त स्नो स्की चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कारगिल से 26 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने प्रखंड अंचल कार्यालय रमना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं सहित मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया। रांची जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सरहुल पर्व को लेकर सरना समितियों के साथ बैठक आयोजित की गई। सरना समितियों ने पर्व के आयोजन को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। पलामू जिले की जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को ने समाहरणालय स्थित NIC सभागार में जिले के सभी सहायक गोदाम प्रबंधक और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आपूर्ति पदाधिकारी ने माह मार्च 2025 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों और ग्रीन राइस वितरण की समीक्षा की। हजारीबाग जिले के समाहरणालय सभागार में पोषण अभियान के अंतर्गत स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपविकास आयुक्त, DPO, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने संयुक्त रूप से जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया। छतरा के उपायुक्त रमेश घोलप ने समाहरणालय सभा कक्ष में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने और पॉल्यूशन, साफ सफाई समेत अन्य को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले के विज्ञान केंद्र में सिमडेगा जिले के 100 दिव्यांग विद्यार्थियों का आगमन हुआ। शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए इन विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों को जाना। उन्होंने जाना कि विज्ञान की शिक्षा हर एक व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत रविंद्र भवन में कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों के लिए जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्र सरकार आज वाणिज्य कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस नीलामी के तहत कुल 25 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इनमें 2 लिग्नाइट खदानें भी शामिल हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेपो रेट निर्धारित करने के लिए होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष में एमपीसी की पहली बैठक 7 और 9 अप्रैल 2025 को होगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज कैंडिडेट ओपन हाउस की मेजबानी करेगा। इस संवादात्मक ओपन हाउस में शामिल उद्योग विशेषज्ञ आवेदकों के प्रश्नों की उसी वक्त उत्तर देंगे। साल 2024 में भारत का चाय निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 25.467 करोड़ किलोग्राम पर पहुंच गया है और भारत विश्व में इसका तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। इससे खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे महीने देश की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के फरवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की करीब 80% फ्लाइट्स समय पर रही। 4 धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। मोबाइल ऐप से भी इसके लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। अब तक 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। में से एक 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की शुरुआत की है। यात्रा के लिए पंजीकरण 20 मार्च 2025 से शुरू हुआ था और अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु आधार आधारित ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का लाभ उठा चुके हैं और इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, समय बचाना और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। आधार आधारित ऑनलाइन पंजीकरण से प्रशासन को तीर्थ यात्रियों की आवाजाही की निगरानी करने, मंदिरों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए बेहतर तैयारी करने और विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम संबंधी सूचनाओं के प्रवाह में सुधार करने में मदद मिलेगी। श्रद्धालु पंजीकरण के लिए उत्तराखंड टूरिज्म के पोर्टल और टूरिज्म केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही ट्यूलिप शो की भी शुरू हो गया है। स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ ही ट्यूलिप शो 2025 की भी शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गार्डन का उद्घाटन किया। गार्डन में 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप खिले हुए नजर आए और साथ ही हजारों पर्यटकों ने गार्डन का दौरा किया और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर खुशी जताई। ट्यूलिप गार्डन आने के बाद मुझे मिला है फ्लावर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा मुझे ये ऑरेंज कलर का फ्लावर माइंड ब्लोइंग लगा। इसके बाद जो वाटरफॉल्स वाला मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन हाँ कुछ मतलब फ्लावर्स अभी तक नहीं आए, लेकिन बोलते हैं ना नसीब अच्छा है तो मिल जाते हैं, तो आज नसीब अच्छा है तो फ्लावर दिखने को मिल गया। हम लोग काफी जगह हर साल घूमते रहते हैं, पर कश्मीर आना, उसमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन आना, ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। ये अविस्मरणीय जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में कभी भी आंखें बंद कर लो, ये पूरे चित्र, ये पूरे गार्डन के फूल आपके आंखों में आप घूमते रहेंगे, ये पूरी जिंदगी ताउम्र आपके मेमोरी में रहेंगे। पूरा ट्यूलिप गार्डन प्लस कश्मीर एक हेवन है, इसके जैसी ब्यूटी और कहीं मैंने देखी नहीं है। इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं, बट कश्मीर जगह मींस डेफिनेटली ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। आज विश्व रंगमंच दिवस है, देखिए यह खास रिपोर्ट। न तज्ज्ञानां न तत्शिल्प न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् येन दृश्यते। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या फिर कर्म नहीं
जो नाट्य में दिखाई न देता हो। हालांकि जब पूरी दुनिया धूमधाम से 63वां विश्व रंगमंच दिवस मना रही है, तब रंगमंच के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने की है। डिजिटल युग के इस दौर में जहां घर बैठे लोग फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद ले रहे हैं, वहीं दर्शकों की बदलती प्राथमिकता और टेक्नोलॉजी के प्रभाव ने थिएटर के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। चाहे हम लाख डिजिटल हो जाएं, जो ह्यूमन कनेक्शन है, साक्षात बातचीत करने का, साक्षात परफॉर्म करने का और परफॉर्मेंस देखने का, वो कभी पुराना नहीं होगा। दुनिया में रंगकर्म को बढ़ावा देने के लिए 27 मार्च 1961 को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत की गई। साल 1962 में विश्व रंगमंच दिवस की पहली वर्षगांठ पर मशहूर नाटककार जीन कोकट्यू के संदेश ने थिएटर के लिए एक नया सबेरा लेकर आया। कोकट्यू के संदेश को 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया और सैकड़ों पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद नाट्य प्रदर्शनी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस वर्ष ग्रीक नाटककार थियोडोरोस टेर्जोपोलोस ने विश्व रंगमंच दिवस पर सामाजिक चेतना और एकता को बढ़ावा देने में थिएटर की भूमिका पर जोर दिया है। लाइव एक्टर्स को अपने आंखों के सामने हंसते रोते हुए, कहानी को आगे बढ़ाते हुए और रस को बांटते हुए देखना पसंद करते हैं। वो आते रहे हैं, आते रहेंगे, जिस वजह से रंगकर्म, रंगमंच जीवित था और जीवित रहेगा। भरत मुनि के समुद्र मंथन से लेकर भिखारी ठाकुर के विदेशिया तक भारत की नाट्य विरासत 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। नाट्य शास्त्र की रचना के बाद कालिदास, भवभूति और शूद्रक जैसे नाटककारों ने इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। चेखव की चेरी का बागीचा हो, शेक्सपियर की ओथेलो या फिर हबीब तनवीर की चरणदास चोर, दुनिया का हर एक रंगमंच सामाजिक बदलाव का साक्षी रहा है। जो OTT है उसे जो कच्चा माल जो प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज़्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, थिएटर वाले प्रोवाइड कर, थिएटर इंस्टीट्यूशंस, थिएटर ग्रुप्स वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आगे भी जितना भी रेवोल्यूशन आएगा परफॉर्मेंस के तौर पे या फिर जितना भी डिजिटल मीडिया फिल्म है, उसमें थिएटर हमेशा रहेगा। अर्धचंद्रकार वाले पथरीले सतह से शुरू होकर प्रोसेनियम थिएटर तक रंगमंच ने सभ्यता के साथ साथ खुद को भी बदला है। रेडियो, टेलीविजन और फिर इंटरनेट। पिछले कुछ दशकों में रंगमंच ने तकनीक के भी कई रंग देखे हैं। हालांकि रंगमंच की असली शक्ति हमेशा से उसके जीवंत अनुभव में रही है। भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है, नाटक केवल मनोरंजन नहीं, जीवन का रूपांतरण है। अभिनेता टेरेंस मान के अनुसार फिल्में आपको प्रसिद्ध बनाती हैं, टेलीविजन आपको अमीर बनाता है, लेकिन रंगमंच आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। OTT के दौर में भी रंगमंच के प्रति लोगों के आकर्षण से साफ है कि लोगों के लिए रंगमंच महज मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे वे बेहद गंभीरता से आत्मसात करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ मैं सचिन मिश्रा, DD न्यूज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या पर सड़क से लेकर सदन तक उबाल। भाजपा और आजसू पार्टी के रांची बंद का व्यापक असर। रक्षा राज्य मंत्री भी सड़क पर उतरे। विधानसभा में भाजपा नेता की हत्या मामले पर विपक्ष दिखा हमलावर। विधि व्यवस्था पर सरकार को बताया फेल। बजट सत्र का आज आखिरी दिन। मुख्य सचिव ने राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेकर की बैठक। ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश। निर्माण बाधाओं को दूर करने की दी हिदायत। और छत्तीसगढ़ में आयोजित वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 9 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन आज। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ झारखंड 18वें पायदान पर।